जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी शानदार व जानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, कल हमारी क्लास जो है नहीं हुई थी। उसका कारण ये था कि कल थोड़ा सा मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से मुझे जो है दवाई लेने जाना पड़ा, इसलिए मेरी दवाई जो है क्लास नहीं हो पाई। लेकिन आज से हम फिर से कंटिन्यूस क्लास चलाएंगे और जल्दी से जल्दी वह बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपका कोर्स कवर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। 45 नंबर आप मेरे पर छोड़ दीजिए, बाकी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से करिए। और कुछ मेरे साथियों का कमेंट आ रहा है कि भैया रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए मित्रों, पहले नंबर तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल भी ये दिमाग से निकाल दो कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आने वाला है और मैं कह रहा हूँ रिजल्ट 8 दिन में आए चाहे 4 दिन में आए, आपको क्या दिक्कत है। आपके अगर अच्छे नंबर है मतलब आप पास होंगे, आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। रिजल्ट तो आएगा ही अपने समय पर, रिजल्ट आना ही आना है, रिजल्ट तो कहीं नहीं जाना। जिस दिन आएगा अचानक से आएगा, लेकिन आप तब तक अपना कंटेंट पूरा मजबूत कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब तक हम जो है दीपावली तक अपना पूरा जो है बेसिक जो हमारा सिलेबस चल रहा है, या मैं कहूँ हमारी जो थ्योरी चल रही है, वो हम कंप्लीट कर सके। उसके बाद में आपको प्रतिदिन 10 मिनट शो के तहत एक 10 क्वेश्चन लेके आया करूँगा। DFCIL से संबंधित वो क्वेश्चन होंगे वो जो डायरेक्ट छपेंगे, मतलब एक तरह से आपके वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर मैं आपको कम से कम हजारों क्वेश्चन जो है करवा दूंगा। उनसे बाहर कहीं भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मेरी गारंटी है, आप अगर परीक्षा के बाद ऐसा होता है कि हमारी क्लास के बाहर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये चैनल छोड़ के भाग जाना। ये मैं दावा करता हूँ आपसे, मेरी क्लास से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल सकता। बस आप इतना देखिए कि आपको क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए आपको क्या दिक्कत है, क्या पूछना है, वो सारी चीज़ें। रही बात, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि भैया नोट्स कहाँ मिलेंगे, लिंक बताइए टेलीग्राम का। तो देखिए दोस्तों, मेरे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उनको आपको थोड़े से थोड़े थोड़े ना करके मिनिमम आधा आधा दे दूँ। जैसे कि अभी हम जो भारतीय ऐसे कह सकते हैं जो रेलवे का विकास करा रहा हूं मैं, ये जिस समय कंप्लीट होगा उस समय में इसकी पूरे की PDF आपको अपने स्पेशल टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी और बढ़िया कर सकें। जहां तक मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भाई आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें, क्योंकि देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यही इसी DFCCIL के तहत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे मेरे से जो बड़े भाई हैं वो इसी पोस्ट पर है। और मेरे मेरे तक जो जानकारियां हैं वो एकदम एक्यूरेट व सटीक जानकारियां हैं। लेकिन ये चीजें देखिए कुछ विभाग से संबंधित भी होती है जिन्हें हम आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन्हें हम लीक नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर भी आपको इतना कहूंगा कि आपका रिजल्ट 10 तारीख से पहले पहले आ जाएगा। आप मेरा इशारा अपने आप समझ जाइए। और ये जो मेरा कंटेंट है वो आप ऐसे समझिए कि बिल्कुल मैं वहां तक आपको दे रहा हूं कि इससे बाहर नहीं जा सकता। और जो स्टूडेंट ये सोचकर बैठे हैं कि रिजल्ट के बाद हम MCQ लगाकर, क्योंकि बथेरे यूट्यूब पे रिजल्ट के बाद हजारों कोचिंग है जो MCQ कराएंगी, उनको लेकर आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि 45 क्वेश्चन जो है आएंगे, 45 क्वेश्चन मायने रखते हैं। जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी 45 क्वेश्चन लगाना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके और एक बेहतरीन कंटेंट देने में हमें भी आनंद आए। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे क्लास पर चलते हैं। तो जहाँ तक हमारा कोर्स या जहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हो गई थी, अब उसके आगे चलेंगे। तो हमारी अगली डेट होगी 1880। अगली डेट है हमारी 1880। साथियों इसमें क्या हुआ, तो देखिए इसके तहत भारत में स्ट्रिंग ट्रम्बे की शुरुआत हुई। भारत में
भारत में स्ट्रीम ट्रॉम्बे की शुरुआत, स्ट्रीम ट्रॉम्बे की शुरुआत हुई। देखिए स्ट्रीम ट्रॉम्बे क्या था, ये पहले तो आप ये समझिए। तो आप ये एक तरह से मैं कहूं घोड़ा, भाई घोड़ा से खींचने वाली गाड़ी थी ये, ठीक है। घोड़ा से खींचने वाली क्या थी, गाड़ी थी, जिससे माल का आदान प्रदान एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक किया जाता था। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो बंगाल से हुई थी। कहां से हुई थी भाई, बंगाल से। देखिए हालांकि आज का हम पश्चिम बंगाल कह सकते हैं, परंतु उस समय तो बंगाल एक ही था। जहां पर आज बांग्लादेश है वो सब उस समय पर एक ही था, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म तो 1971 में जाके हुआ, मान्यता 1972 में मिली। यह गाड़ी कहूँ तो सिलीगुड़ी से कुर्सेन होम कहाँ तक चली थी ये? तो देखिए यात्रा, इसने यात्रा कहाँ तक की, तो इसने यात्रा की थी सिलीगुड़ी से कुर्सेन होम। ये दोनों ही जगह कहां पर थी, तो भैया दोनों ही जगह बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आती थी। ये बातें थी जो है इसमें 1880 के तहत। अगली हम चर्चा करें 1881 की। तो देखिए 1881 में क्या हुआ, इसका विस्तार करते हुए सिलीगुड़ी से इसे दार्जिलिंग तक लेके गए। किसका, तो मैं कहूं स्ट्रीम ट्रॉम्बे का विस्तार करते हुए तुम्हारा इसे कहूं तो सिलीगुड़ी से कहां तक लेके गए इसको, तो दार्जिलिंग तक किया। इसका विस्तार कहां तक किया, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग, ठीक है भाई। अच्छा, इसी समय की बात करें तो देखिए इसी ट्रॉम्बे को जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक लेके गए थे, मैं कहूं इसी को बाद में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में गठित किया गया। इसी को बाद में क्या बना दिया गया, तो इसी को बाद में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में गठित कर दिया गया, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, 1999, हाँ बिल्कुल 1999 में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये आपको याद रखना है, इसी को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, हालांकि वो मैं पॉइंट आपको जब स्टेशन करा रहा हूँ तब लिखाऊंगा। जो भारत का सबसे ऊंचा स्टेशन है धूम स्टेशन, वो भी इसी रेलवे के अंदर आता है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। और वो कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग में ही स्थित है धूम रेलवे स्टेशन। ये पश्चिम बंगाल का ऊपरी हिस्सा है जहां पर सिलीगुड़ी है। चाहे तो मैं आपको ये समझा पाऊं, देखिए जैसे कि ये है आपका प्यारा भारत, देखिए इसमें ये है वर्तमान में भाई पश्चिम बंगाल, ये वाला हिस्सा है, क्योंकि ये तो बांग्लादेश बन गया। ये जो चिकन नेक है
ये हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल का, ये वाला यहाँ तक, इसी हिस्से में इस जगह को चिकन नेक कहते हैं, इसी हिस्से को दार्जिलिंग कहते हैं। यहाँ पर दार्जिलिंग टी जो चाय है वो बहुत फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है उस चाय को। यहीं पर है ये धूम स्टेशन जो है, सबसे ऊंचा स्टेशन है भारत का, ये भी आपको याद रखना है। और मैं ये जिस समय स्टेशन टॉपिक हमारा चल रहा होगा चैप्टर, उसमें हम बहुत सारे आपको स्टेशन बनाएंगे। भारत का सबसे बड़ा स्टेशन, सबसे छोटा स्टेशन, सबसे बड़े नाम का रेलवे स्टेशन, सबसे छोटे नाम का रेलवे स्टेशन, और सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, वो सारी चीज़ें उसमें मैं मिनिमम आपको 20-25 रेलवे स्टेशनों के बारे में वहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे हम। देखिए आप इतना याद रखना साथियों कि कई ऐसी भी संस्थाएं होंगी जो इसका बैच कराएंगे, वो कई बहुत सारे पैसे लेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और कंटेंट मिला लेना, आप जहाँ से कोर्स आप पैसे से खरीदें उससे कंटेंट मिला लेना। अगर आपको कंटेंट ज़्यादा मिले तो ही आप हमारे चैनल पर जुड़े, अन्यथा आप जहाँ मर्जी हो वहाँ पढ़ें। हमारा नया चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई पैसे कमाने के लिए चैनल नहीं खोला है, मैंने सिर्फ इसीलिए खोला है ताकि मैं अपने द्वारा ली हुई जानकारी अपने साथियों तक पहुंचा सकूं। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप इस जानकारी को अपने दोस्तों में एकदम फैला दीजिए, ताकि कोई भी साथी जो है इस 45 नंबर वाले क्वेश्चनों से जो है बच ना सके, मतलब ये उसको प्रॉपरली मिल जाए। ठीक है भाई, इनसे दिक्कत ना हो उसको, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराया जाएगा। अगले की चर्चा करते हैं हम। डेट है 1897। देखिए 1897 में क्या क्या हुआ, तो यात्री रेल डिब्बों में, हालांकि इसे कोच कहते हैं, रेलवे की भाषा में रेलवे डिब्बों को क्या कहते हैं, कोच कहा जाता है। लाइटिंग की व्यवस्था की गई, लाइटिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन ये लाइट इलेक्ट्रिक नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेलवे के अंदर आई नहीं थी। इस लाइट में क्या हुआ था कि यहाँ पर मोमबत्ती वह गैस का प्रयोग किया गया था, मोमबत्ती और गैस का प्रयोग। देखिए आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि हम वो जनरेशन है जिन्होंने, जो गांव के बच्चे हैं उन्होंने उस समय को भी देखा है जिस समय गांव में लाइट नहीं थी। मैं अपनी बात करूं, हमारे गांव में लाइट को आए हुए भी कुछ ही समय हुआ है, मिनिमम 15 साल के आसपास हुई है। तो उससे पहले शादी वगैरह जो होती थी पार्टियां, उनमें क्या करते थे कि गैस सिलेंडर के ऊपर एक जाली का बना हुआ एक मेंटल पदार्थ आता था, उस मेंटल को जलाते थे, उसमें आग लगा के उससे गैस बढ़ाते थे, वो वाइट हो जाता था, जिससे वहां पर जगह पर उजाला हो जाता था। इन चीजों से जो है इन डिब्बों में उजाला किया जाता। ठीक है, अच्छा इसी में चाहे तो एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे आप यहीं पर, वो है आपका 1920 में पहली बार इलेक्ट्रिक सिग्नल का उपयोग किया गया। इलेक्ट्रिक सिग्नल का उपयोग किया। भाई कहां से कहां तक किया, तो ये आपका करी रोड, मुंबई से दादर महाराष्ट्र के मध्य की, करी रोड से दादर महाराष्ट्र के मध्य किया गया। कैमरे की अगर देखें, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है कैमरे में भी, और साफ आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल का जो है यहाँ पर उपयोग किया गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये बिल्कुल साथ साथ उतारते चलिए मेरे साथियों। आप नोट्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, हालांकि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन आप साथ साथ नोट्स बनाएं तो सबसे बेहतर होगा। एक अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि नोट्स आप अपने साथ साथ बनाएं। ठीक है भाई, चलिए
देखिए आपने अगर इतना उतार लिया है साथ साथ में, चाहे आपको वीडियो रोक कर नोट्स बनाने पड़े, लेकिन आप साथ साथ नोट्स बनाइए। मेरे साथी जो कमेंट करते हैं, तो मेरे बच्चों, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही होती है कि आप नोट्स साथ साथ बनाएं। ठीक है भाई, चलिए मैं आगे चलता हूँ। अगली हेडिंग डालेंगे हम। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप बस बेहतरीन तैयारी करते रहिए, बाकी रिजल्ट आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, रिजल्ट आएगा। अगली हेडिंग है साथियों हमारी, अगला चलाएंगे हम विद्युतीकरण पर। विद्युतीकरण कब हुआ या कब से कब तक चला, तो ये आपका 1925 से हम हेडिंग डाल सकते हैं 1951 तक। ठीक है भाई, ये था आपका विद्युतीकरण रेलवे, जिसमें हमारी पहली हेडिंग होगी 1925। इसमें थोड़े से फैक्ट्स ज़्यादा हैं, इसलिए आप बड़े ध्यान से और बेहतरीन तरीके से जो है अपना पूरा मन लगाकर देखेंगे। तो देखिए, भारत में पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर रेल कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पैसेंजर रेल 1925 में चलाई गई। कब चली? 1925 में, जो मुंबई बीटी अर्थात विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला, ये भी कहां पर है, ये वही महाराष्ट्र में अर्थात मुंबई के पास में ही है, ये कुर्ला तक चलाई गई। कहां तक चलाई गई है? मुंबई बीटी से कुर्ला के मध्य जो है इसको चलाया गया। इसने टोटल, अगर हम इसकी दूरी की बात करें, तो इसने कुल 16 किलोमीटर की दूरी जो है तय की गई थी, और यह 1500 वोल्ट डीसी करंट, 1500 वोल्ट डीसी करंट पर संचालन किया गया। 1500 वोल्ट डीसी करंट पर जो है इसका संचालन किया गया। अर्थात आप ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जिस समय भारतीय रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, उस समय रेलवे किस वैद्युतिक आधार पर चलती थी, एसी-डीसी या एसी-डीसी दोनों। तो वहां पर आपको कौन सा करंट बताना है? डीसी करंट, अर्थात डायरेक्ट करंट पर चलाई गई थी इस समय रेल। बाद में इसको धीरे धीरे एसी करंट में स्थानांतरण कर दिया गया। इस समय पर जो रेल चलती है वो एसी करंट पर चलती है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है यहीं पर कि देखिए, इस समय पर जो रेलवे के अंदर प्रयोग किए जाने वाला करंट होता है, अंदर जो रेलवे कोच के अंदर जो करंट उपयोग किया जाता है, जिसमें आप जाकर अपना फोन चार्ज करते हैं, लाइट जली हुई होती है, पंखे चले हुए होते हैं, वो सारा ही करंट जो होता है, वो जो रेलवे के अंदर है, वो 110 वोल्ट एसी करंट चलता है। कितना चलता है? 110 वोल्ट एसी करंट। ठीक है भाई, चलिए, चाहे तो मैं यहीं पर लिख दूं नोट डाल के। वर्तमान में रेल कोच में 110 वोल्ट एसी करंट रहता है, जिससे क्या होता है भाई, अंदर का जो संचालन है, यानी जिसमें आप फोन चार्जर लगाते हैं, जिसमें वो पंखा चला हुआ होता है, जिसमें रेलवे के अंदर लाइट जली हुई होती है, वो सभी किस पर कार्य कर रहे होते हैं? 110 वोल्ट एसी करंट पर कार्य कर रहे होते हैं। ये नोट है, ये हालांकि ये हो सकता है आपको आगे भी लिखा दिया जाए। अच्छा, इस रेल का जो निर्माण था, यानी ये जो इलेक्ट्रिक रेल थी, इस रेल का जो निर्माण किया था, वो GIPR कंपनी के द्वारा किया गया। कंपनी के द्वारा
किया गया। GIPR का आपको पता है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी, अर्थात बृहद भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे कंपनी जो थी, इंग्लैंड की बनी हुई कंपनी थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कब कंपनी बनाई गई थी, तो ये आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि ये कंपनी का निर्माण कब किया गया था। ठीक है भाई, तो इसके द्वारा इस कंपनी को जो है बनाया गया। अच्छा, इसके इंजन का जो निर्माण हुआ था, इंजन का निर्माण तो वो किया था दोस्तों कैंपमिल लेमर्ड ने। कैंपमिल लेमर्ड के द्वारा। ठीक है। अच्छा, इसी समय की अगर मैं चर्चा करूं तो चारबाग जो रेलवे स्टेशन है, चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ, ये छोटी लाइन अर्थात मीटर गेज का रेलवे स्टेशन है जो लखनऊ में स्थित है। यह, या ऐसे कहें, इसका निर्माण हुआ जो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। जो किसके अंतर्गत आता है? उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। आपको यह कमेंट के माध्यम से बताना है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है भाई, ये किसके अंतर्गत आता है? उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। इस स्टेशन का निर्माण, देखिए इस स्टेशन का निर्माण 1914 से लेके 1923 तक चला था। तो 1914 में प्रारंभ हुआ और 23 तक चला। ठीक है भाई। अगर मैं इसके संचालन की बात करूं तो इसका संचालन 1 अगस्त 1925 को किया गया। इसका संचालन कब किया गया? 1 अगस्त 1925 को इसका संचालन किया गया। ठीक है साथियों। अच्छा, आप इसी समय अर्थात इस वर्ष 1925 में इसको 100 वर्ष पूरे हो गए थे और ये वर्षगांठ 100% की सेंचुरी बनाई हुई गई थी। देखिए यह स्टेशन मुगल वास्तुकला से प्रभावित है। मुगल वास्तुकला क्या होती है? तो इसको, ये तो आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं। वर्तमान में जितने मुगलों के द्वारा बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो फतेहपुर सीकरी की दरगाह हो, चाहे वो दिल्ली का लाल किला, अर्थात जो मुगल बादशाह थे उन्होंने भारत के अंदर जितनी भी आर्किटेक्चर बनाए, जितने भी महल व मकबरे बनाए, उनमें जो बनावट, जो आधार, जो प्रयोग किया गया था, उसी को कहते हैं मुगल वास्तुकला। अर्थात ये चारबाग जो रेलवे स्टेशन है वो मुगल वास्तुकला से प्रभावित है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसी में क्या हुआ कि जो चारबाग रेलवे स्टेशन था, इसके जो वास्तुकार थे, चारबाग रेलवे स्टेशन था, जो चारबाग रेलवे स्टेशन 14% इसके वास्तुकार थे आपके H.J. हॉर्निमन के द्वारा। अगर हम भारतीय में बात करें, जिन्होंने भारतीय आर्किटेक्चर ने इसका जो सहयोग किया था, उनका नाम था मुक्ता प्रसाद चौरसिया। अर्थात जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, इसके जो वास्तुकार थे अंग्रेज, वो थे H.J. हॉर्निमन, तथा इनके सहयोगी के तौर पर भारतीय जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था मुक्ता प्रसाद चौरसिया। इन्होंने मिलकर जो है इसको आर्किटेक्चर इसका बनाया कि ये किस आधार पर, देखिए ये गुम्बदा आकार में बना हुआ है, जिस तरह से जो है मुगल वास्तुकला बनी हुई है। यहाँ पर जो मुगलों के जितने भी आर्किटेक्चर है वो बने हुए हैं, उस आधार पर ही यह बना हुआ। ठीक है भाई, आगे
देखिए लखनऊ में एक लखनऊ जंक्शन भी है, लखनऊ जंक्शन। देखिए जो लखनऊ जंक्शन है वो उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर। देखिए इन दोनों स्टेशनों के बीच में मिनिमम 100 मीटर का अंतर है बस, लेकिन फिर भी देखिए फर्क कि जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है, जबकि जो लखनऊ रेलवे स्टेशन है वो किसके अंतर्गत आता है, एक सेकंड, ये सॉरी उत्तर मध्य रेलवे नहीं है, ये उत्तर पूर्वी रेलवे है, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है कि उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक है। देखिए दोनों का अंतर देखिए 100 मीटर के डिस्टेंस में, लेकिन फिर भी अलग अलग जोन के अंदर दोनों ही रेलवे स्टेशन आते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आगे हम बात करें। देखिए इसमें 1925 के अंतर्गत यही है, इसमें एक लाइन और लिखेंगे जो सबसे बेहतर है, या एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत बेहतरीन है। अर्थात इसमें आप ये समझिएगा कि इसमें जो पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर रेल चलाई गई थी मुंबई बीटी से कुर्ला के मध्य, ये 1600 किलोमीटर, आपको 16 किलोमीटर अगर भले ही आपको याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि यह 1500 वोल्ट डीसी करंट पर चलाई गई थी और मुंबई से कुर्ला के मध्य चलाई गई थी, ठीक है भाई। इसी समय इसका निर्माण जो है GICR कंपनी के द्वारा किया गया था। इसके इंजन का निर्माण कैंपबेल लेमार्ड के द्वारा किया गया, ठीक है। बाकी ये चारबाग रेलवे स्टेशन है, ये चारबाग जो रेलवे स्टेशन था ये इसका निर्माण उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको कमेंट में बताना है। इसका निर्माण 1914 से 1923 तक चला तथा संचालन 1 अगस्त 1925 को किया गया। देखिए चारबाग रेलवे स्टेशन का जो वास्तुकार के स्ट्रक्चर थे वो HJ हॉर्निमन और भारतीय में मुक्ता प्रसाद चौरसिया, ठीक है भाई। जो लखनऊ जंक्शन है, लखनऊ जंक्शन जो है ये आपका किसके अंतर्गत आता है, तो ये भैया गोरखपुर रेलवे के अंतर्गत, उत्तर पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर, ठीक है भाई। अच्छा ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि जो कोच के अंदर वर्तमान में जो लाइट रहती है वो 110 वोल्टेज AC करंट रहता है, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये 1925 की चर्चा है, आप इसको अपने नोट डायरी में बिल्कुल साथ साथ उतारते चलेंगे, क्योंकि हमारे पास और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा इन चीज़ों को फिर से जो है उतारने के लिए अलग से वीडियो देखें। इसलिए आप इसको अभी वह साथ साथ बिल्कुल उतारते चलिए, और एकदम बिल्कुल बेफिक्र होके गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 45 नंबर में से आपके 4500 पूरे दिलवाने का जो है फर्ज मेरा है, ये आप बिल्कुल गारंटी के साथ रहिए। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने साथियों से और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सब्सक्राइबर करवाइए चैनल को, ताकि चैनल हमारा भी जल्दी सब्सक्राइबर हो, मोनेटाइज होगा तो हमें भी खुशी होगी कि हमने दोस्तों को इतना बेहतरीन कंटेंट दिया, तो उन्होंने भी हमें कुछ दिया जिससे हमारा भी मोटिवेशन हो सके, हम मोटिवेट हो सके और आपको और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सके। गारंटी दे रहा हूँ जिस दिन हमारा सिलेबस खत्म होगा उस दिन ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। उस दिन जो मैंने आपको एक सब बताए थे टॉपिक, एक विशेष सिलेबस बताया था कि भाई हम इसमें ये टॉपिक कराएंगे, उनके बाद अब और भी टॉपिक जुड़ने वाले हैं आपके में। उस समय मैंने वो टॉपिक बता दिए थे आपको जो मैं उस समय पर कराने वाला था, लेकिन आपको समय समय के साथ साथ, जैसे कि इसमें मैं आपको परियोजनाएं कराऊंगा, मिनिमम 40 परियोजनाएं आपको लिखाई जाएंगी और कुछ 50 परियोजनाएं। भाई बुलेट ट्रेन परियोजना कब चली, वंदे भारत परियोजना, और आपकी कवच प्रणाली परियोजना जिसके माध्यम से ट्रेन आपस में टकराएंगी नहीं, वो सारी परियोजनाएं किस डेट में चली, क्या उद्देश्य है, सब आपको एकदम विस्तार के रूप में बता दूंगा। पर आप टेंशन नहीं लीजिए, बस चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब करते जाइए
दोस्तों से करवाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कहने का मतलब है एकदम आप जुट जाइए DFCIL में सफल कराने का, आपको एकदम सफलता दिलाने का, जॉब दिलाने की गारंटी मेरी है। आप बेफिक्र रहिए, बस मेरे साथ मेहनत करते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये मैं रफ करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है, उस पर चलेंगे हम आगे। चलिए देखिए 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम अगली डेट डालेंगे, वो है 1928। 1928 में क्या क्या हुआ उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भारत में, या ऐसे कह सकते हैं भारतीय रेलवे में, पहली बार रंग प्रकाश सिग्नल का उपयोग किया गया। रंग प्रकाश सिग्नल का उपयोग किया गया, जो मुंबई बीटी से बायकुला के मध्य किया गया। मुंबई बीटी से बायकुला के मध्य जो है इसका प्रयोग किया गया था। चलिए आगे ध्यान से देखिए, ये आप साथ साथ उतारते चलिए साथियों, क्योंकि बिल्कुल भी आपको ये जो है बिल्कुल पीछे पर नहीं छोड़ना है, आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलिए। आगे इसी डेट में अर्थात 1928 में ही प्रथम फ्रंटियर मेल एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ की गई, जो कि आपका कोलाब से पेशावर तक चलाई थी। ये कहां से कहां तक चली थी? कोलाब कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कोलाब से पेशावर जो था वो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस समय पर सब एक ही था। पाकिस्तान या क्या है, तो अपने से ही जन्म हुआ है। और आप देखिए कि जिस समय पर भारत में ऐसा कोई बेहतरीन सा जो है, मैं कहूँ कि इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री फिर से आ गया, तो जिस तरह से बांग्लादेश को अलग हुआ, वैसे ही कभी पाकिस्तान भी भारत ही होगा। मतलब एक दिन जब अखंड भारत होगा उसमें ये सारे एक ही होंगे, और इनको मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा ये खुद मिल जाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास आतंकवाद करने के अलावा कोई काम ही नहीं है, और बुराइयां ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ की जनता भूखी मरेगी और वो स्वयं ही भारत में मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बात करेंगे इसी के आगे। यह जो ट्रेन थी यह आजादी के बाद, भाई फ्रंटियर मेल थी जो, ये इसे आजादी के बाद यह जो है बीटी यानी मुंबई बीटी से अमृतसर के मध्य चलाई गई। कहां तक चलाई गई? अमृतसर के, क्योंकि पाकिस्तान जैसे अलग हुआ तो उसके बाद ये कहां चलाएगी? अमृतसर। इसका देखिए नाम बदला, फिर इसका नामकरण हुआ, तो ये रखा गया पंजाब मेल
एक्सप्रेस। ठीक है, इस पंजाब मेल एक्सप्रेस के बाद भी वर्तमान में इसी ट्रेन को गोल्डन टेम्पल मेल कहा जाता है। इस वाली ट्रेन से मैंने खुद सफर किया है। मैं आगरा से बैठा था, ये सीधी जो है अमृतसर तक जाती है। गोल्डन टेम्पल जब देखने गए थे हम तब इसी ट्रेन से गए थे। हालांकि आप ऐसा मत सोचना कि जो उस समय पर ट्रेन चल रही होगी क्या वही कोच होंगे, नहीं, कुछ वो सब चीज बदल दी गई। देखिए तब से तो इसके लोकोमोटिव भी बदल गए, लेकिन एक्चुअल में ट्रेन वही है। ठीक है भाई। अच्छा चलिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? चलिए ये आप नोट करिए, तब तक मैं थोड़ा सा मार्कर के अंदर जो है इंक डाल दूँ, क्योंकि फिर आपको साफ नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत होगी। तब तक आप इसको उतार दें। फिर हम एक हेडिंग और करेंगे, क्योंकि मैं जो है ये चाह रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ये जल्दी ख़त्म कर ली जाए। उसके बाद यानी कहने का मतलब है जल्दी से फिर हम MCQ अर्थात मैं वन लाइनर के तौर पर आपको प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चन जो है कराया करूँगा। वह क्वेश्चन वही होंगे जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे उन सवालों को क्या करेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मित्रों आप बेफिक्र एकदम बेटेंशन रहिए, मुझे पता है परीक्षा में कहाँ से पूछा जाएगा। चलिए आपने उतार लिया होगा। अगली हेडिंग डालते हैं हम, वो है आपकी 1929। देखिए 1929 को क्या हुआ, ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस रेल जो है प्रारंभ की गई। ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस ट्रेन को प्रारंभ किया गया, जिसका जो सफर था ये कहां से कहां चलती थी, तो ये भाई नई दिल्ली से पेशावर पाकिस्तान की जो मध्य चलती थी ये। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि भाई आजादी के बाद तो इसको भी चेंज करना था। पेशावर पाकिस्तान के मध्य चलती थी, लेकिन आजादी के बाद इसे नई दिल्ली से चेन्नई के मध्य चला गया। और ये ट्रेन वर्तमान में भी चलती है। ये कहां से कहां तक चलती है, तो अब चेन्नई तक जाती है। और इस ट्रेन से भी मैंने सफर किया है चेन्नई तक का। बहुत बेहतरीन ट्रेन है, बहुत अच्छी चलती है ये। ठीक है भाई। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए इसमें एक पॉइंट इसका रह गया है 1928 का, वो मैं यहाँ लिखा देता हूँ नोट डाल के। 1928 में गोल्डन टेम्पल मेल एक्सप्रेस पहली ट्रेन थी जो AC कोच थे, जिनमें AC का प्रयोग बर्फ की सिल्ली के द्वारा किया। AC का प्रयोग कैसे किया गया था इसमें? तो देखिए बर्फ की सिल्लियां जो है गेट के साइड में ऐसी जाली सी बना के इसमें बर्फ की सिल्लियां रख दिया करते थे, जिन्हें हवा लगती थी तो हवा उनसे टकराकर डिब्बे के अंदर जाती थी और पूरा डिब्बा जो है ठंडा हो जाता था। इस माध्यम से इसमें जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है भाई। देखिए दोस्तों आज की क्लास हम यही रखते हैं। कल नेक्स्ट क्लास से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ
अगला जो टॉपिक होगा वो 1930 से चलेंगे, जिसमें आपकी डेक्कन क्वीन ट्रेन को चलाएंगे, जो वर्तमान में भी चालू है, जो एक हमारे लिए सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इस समय पर चलती है, जो मुंबई बीटी से पुणे तक जाती है, जिसमें आज भी आप सफ़र कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रेन है, बहुत देखने लायक एकदम ज़बरदस्त ट्रेन है। इसके तहत हम इसकी जो है क्लास नेक्स्ट कल से करेंगे, और आप बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि देखिए मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपको एक बेहतरीन और अच्छा कंटेंट दे सकूं, और मुझे पढ़ाने में एक अलग ही एनर्जी आए कि हाँ भाई, मैं मित्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बदले में भी साथियों के द्वारा पूरी सपोर्ट जो है मिल रही है। ठीक है भाई, आप बेहतरीन से इस क्लास को करिए और अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।